स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत आप सभी का PIB के वीकली एनालिसिस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम फरवरी महीने के थर्ड वीक का PIB का वीकली एनालिसिस करेंगे, जिसमें 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहे हैं PIB में, स्पेसिफिकली आपके प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड या फिर आप किसी भी वनडे एग्जाम की कर रहे हैं उनसे रिलेटेड, तो उसको हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्त, अगर आप सभी को इस सेशन की अगर PDF चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? अगर यूज़र नेम आप देखेंगे तो UPSC विद प्रशांत, ये यूज़र नेम है, आप ये सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर नाम सर्च करेंगे प्रशांत तिवारी तो वहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा। अराउंड 60,000 के आसपास में उसमें सब्सक्राइबर हैं, तो वहाँ पर आप अगर ज्वाइन करेंगे तो इस सेशन की PDF एंड इवन जितने भी सेशन होते हैं उन सभी की PDF वहाँ पर मिल जाएगी। एंड फर्दर अगर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का ये यूज़र नेम है तिवारी प्रशांत 26, या प्रशांत तिवारी आप सर्च करेंगे तो भी मैं आपको मिल जाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बहुत खास एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। आप में से बहुत सारे लोग सन 2025 के लिए UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते होंगे, और 2025 में मोटा मोटा देखा जाए तो अटेम्प्ट के अंदर में आपके 1.5 साल 2 साल रह गए हैं। 2 साल का अगर अंदाजा लिया है, 2023 चल रहा है, 2025 में आप अगर मई में एग्जाम होता है तो 2 साल आपके पास पे रह गए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्टडी IQ IAS ने एक बहुत ही शानदार डिटेल्ड कोर्स बनाया है। ये लॉन्ग टर्म बैच है, इसकी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। आज लास्ट डेट है इसके अंदर में एडमिशन की। एडमिशन इसमें बहुत जल्द क्लोज हो जाएगा, और ये एक बहुत बेहतरीन चांस है आपके लिए जो 2025 में अपना पहला अटेम्प्ट देना चाहते हैं एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्जाम को निकालना चाहते हैं। क्योंकि इस फाउंडेशन बैच के अंदर में आपको प्रीलिम्स और मेंस के कंटेंट तो मिलेगा ही, पूरे 2 साल आपको इसमें मेंटोरशिप मिलेगी। गाइडेड प्रोग्राम के तहत में आपको हर चीज़, हर एक स्टेप में हेल्प मिलेगी। आप अपने आप को एसेस कर सके। अभी से ही आप सोचिए, अगर आप टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे, अभी से ही आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर देंगे, अभी से आप करंट अफेयर करना शुरू कर देंगे, आप सॉलिड कितना स्ट्रांग फाउंडेशन बना सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। बट आपको ज्वाइन करते समय पर कोड कौन सा यूज़ करना है? PRT लाइव कोड यूज़ करना है। कौन सा कोड यूज़ करना है आपको? PRT लाइव कोड यूज़ करना है। तो चलें पहला आर्टिकल देखते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP। इसके बारे में ऑलरेडी हमने कई बार कई सेशन में जिक्र किया है, तो दोबारा से इसके बारे में देखते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या? आप सभी जानते हैं कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर एरिया में जो उनके साथ सटे हुए, जैसे आप चीन के साथ में उधर जाएंगे, पाकिस्तान के साथ उधर जाएंगे, तो बॉर्डर एरिया में जो उनके लास्ट माइल के जो विलेजेस हैं, जहां पर ह्यूमन का क्या है, वहां पर हैबिटेशन है, वहां पर अभी लोग रह रहे हैं, वो विलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं उस एरिया की सिक्योरिटी के अंदर। पहला पॉइंट। प्लस में वहां पर आप उनको जो बेसिक सुविधाएं वो पहुंचाएं, ये दूसरा पॉइंट। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको क्या किया है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेके 25-26 तक के लिए अप्रूव किया गया है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहने वाली है, प्लीज इसको नोट करिएगा, जहां पर फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ 48,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। जहां पर आप क्या करेंगे, जो नॉर्दर्न बॉर्डर विलेज हैं उनके अंदर में आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर में 663 विलेजेस को आप फर्स्ट फेज में करेंगे, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, माइग्रेशन होता है, वहां से क्या होता है, जो लोकल पॉपुलेशन वहां से जाने लग जाती है। अब वहां पर एक वॉइड क्रिएट होता है। अगर लोग वहां पर रहेंगे तो एक स्ट्रांग बॉन्ड रहेगा, एक स्ट्रांग इंटेलिजेंस नेटवर्क भी रहेगा। उन सब चीजों को रोकने के लिए और एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोवाइड कराने के लिए कहां पर, इन बॉर्डर विलेज में, इसके लिए प्रोग्राम शुरू किया है। प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा, जहां पर आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई करोगे, डेवलप करोगे विलेज के बॉर्डर एरियाज के अंदर में। ठीक है, प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा। इससे आप दोनों पर्सपेक्टिव को क्या कर रहे हो, अचीव कर रहे हो। कौन कौन सा? एक, जो वहां पर लोगों के माइग्रेशन, वहां पर उनको अनसस्टेनेबल इकोसिस्टम ऐसा है कि वहां पर वो रह नहीं पा रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी नहीं, उनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही, उसके कारण बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है। ये तो आप अचीव करोगे कि उनको चीजें प्रोवाइड कर रहे हो। साथ में दूसरी चीज आप क्या अचीव कर रहे हो, आप ये अचीव कर रहे हो कि वहां पर आप
एक अगर ह्यूमन का है वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो एक बॉर्डर सिक्योरिटी जो कंसर्न है हमारा, इंटेलिजेंस नेटवर्क, एक ह्यूमन कनेक्ट, वो भी स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता। न्यूज़ में काफ़ी समय से बना हुआ है, आपने बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ाई करी ही होगी। आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ से अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लेकर जाएंगे तो एग्जाम में ये चीज़ आएगी। वर्ल्ड के अंदर में हम दो तरीके के चीता को देखते हैं, एक एशियन चीता होता है और एक अफ्रीकन चीता होता है। तो भारत में भी पहले चीता मिलते थे, लेकिन क्या हुआ कि 1947 में जो लास्ट चीता था उसका शिकार किया गया, एंड 1952 के अंदर में, कब 1952 में इंडिया के अंदर में हमने चीता को क्या किया, एक्सटिंक्ट कर दिया, घोषित कर दिया कि ये हमारे देश में अब नहीं पाए जाते। तो एशियन चीता इस समय पर सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, ईरान के अंदर में पाए जाते हैं, एंड उनकी संख्या भी 30 से 40 के आसपास में ही, इसलिए इनका IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। प्लीज ये पहला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये बात आई कि हमें हमारे देश में चीता चाहिए, तो चीता को लाना है यानी कि रीइंट्रोड्यूस करना है। तो कहां से लाने की बात हुई, अफ्रीका से लाने की बात हुई। कहां से, अफ्रीका। तो अफ्रीका में नामीबिया कंट्री, वहां से हम चीता लेकर आएंगे। वहां पर हमने उनके साथ में एग्रीमेंट किया। फिर बाद में अभी हाल ही में फरवरी में हमने क्या किया, साउथ अफ्रीका के साथ भी एग्रीमेंट किया और वहां से भी हम चीता को लेकर आए। तो नामीबिया से हम 8 चीता लेकर आए, 8 चीता लेकर आए। अब भारत में कहां लेकर जाएंगे, किस जगह पर प्लेस करेंगे, तो भारत के अंदर में हमने आइडेंटिफाई किया कूनो नेशनल पार्क को। अब ये नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर में। तो हमने क्या किया, पहले 8 चीता हम नामीबिया से लेकर आए कूनो नेशनल पार्क में। फिर उसके बाद में अभी फरवरी में हम क्या है, 12 और चीता साउथ अफ्रीका से लेकर आए कूनो नेशनल पार्क में। तो अफ्रीकन चीता क्या है, वल्नरेबल, उनका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। तो प्लीज याद रखिएगा, देखिए साउथ अफ्रीका में हम कहां से लेकर आए, साउथ अफ्रीका से कितने, 12 चीता लेकर आए कूनो नेशनल पार्क के अंदर में, ठीक है। तो प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1952 में हमने क्या किया था, एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था। उसके बाद में क्या है, एक और मतलब ये फैक्ट है, IUCN स्टेटस पूछ लेंगे आपसे, नेशनल पार्क पूछ लेंगे, कौन से कंट्री से लेकर आए वो पूछ लेंगे, नंबर पूछ लेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है। एक पॉइंट और ये कहा गया कि चीता के आने से क्या, चीता के आने से ग्रासलैंड इकोसिस्टम को भी क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। अभी हमने हाल फिलहाल में ये क्या, हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में इस चीज से भी रिलेटेड एक आर्टिकल हमने पढ़ा था। तो प्लीज ये पॉइंट सारे के सारे नोट करते रहिएगा, एग्जाम के अंदर में क्या है इंपॉर्टेंट। तो नामीबिया और उसके बाद में कहां से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, क्लियर। चले, तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक, मतलब मेरे ख्याल में इससे इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ इस समय प्रीलिम्स के लिए नहीं हो सकती है। तो 12 आए, 12 में 5 फीमेल हैं, 7 मेल हैं, ठीक है। ये अभी 18 फरवरी को आए और उससे पहले नामीबिया से आए थे। नेक्स्ट है आपका कवच 2023। कवच 2023 क्या है, ये साइबर सिक्योरिटी का हैकाथन है, जहां पर मतलब क्या नाम है इसको, किसने, यूनिक नेशनल हैकाथन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्या नाम है का जो इनोवेशन सेल है, AICTE, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च, इन सब ने मिलकर, और क्या नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, किसके अंडर में है, MHA। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। इन सब ने मिलकर क्या है, कवच 2023 को ऑर्गेनाइज किया है। तो कवच क्या है, ये है एक क्या हैकाथन है, ठीक है, जिसके अंदर में आप क्या करेंगे, मतलब इनोवेटिव आइडियाज आप यहां से निकालना चाह रहे हैं। इसका एम क्या है, इंडिया साइबर प्रिपेयर्डनेस की तरफ हम जाना चाह रहे हैं कि क्या क्या इशू है उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ये क्या है, हैकाथन है, बस। अगला है रण उत्सव। आप सभी ने बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी फोटोज, इवन तारक मेहता के अंदर में रण उत्सव के बारे में सुना होगा। तो गुजरात के अंदर में रण उत्सव हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आपका टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कहां पर, नवंबर से लेकर फरवरी तक सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस फेस्टिवल को हम किस नाम से जानते हैं, व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल के रूप से भी जानते हैं। अगर आप ग्रेट रन ऑफ कच्छ को अगर देखें तो आपका क्या है, कितना वास्ट है, 7,505 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है, और ये हार्ट ऑफ थार डेजर्ट के अंदर में आता है। इवन इसका कुछ हिस्सा जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसको भी टच करता है। तो बहुत यूनिक लोकेशन है, और यहाँ पर जो सॉल्ट बनाने का सबसे बड़ा
क्या नाम है, लार्जेस्ट साइट बोली जाती है इसको, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर हम क्या लोकल, यहाँ का लोकल कल्चर, यहाँ पर कैसे, क्योंकि देखिए मैं कई बार आपको समझाता हूँ कि टूरिज्म क्या करता है लोकल एरिया के अंदर में, वहां पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपके रण उत्सव के अंदर में अगर देखा जाए, लोकल आर्टिशंस, म्यूजिशियन, परफॉर्मर्स, फोक आर्टिस्ट, ये सभी एक जगह आते हैं जो उस स्टेट का रिच कल्चर को करते हैं। प्लस में नेचुरल ब्यूटी भी प्रमोट होती है, प्लस में बहुत सारे लोग दूर दूर से, विदेशों से, सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से लोग यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, इसको अटेंड करने के लिए जाते हैं, इस फेस्टिवल को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका नदर्न इंडिया के अंदर में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहां पर, हरियाणा में। अब ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको कंफ्यूज कर देंगे, गोरखपुर के अंदर में पहला क्या न्यूक्लियर फर्स्ट प्लांट लगेगा। तो आप कहेंगे गोरखपुर तो यूपी के अंदर में है, वहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो याद रखिएगा ये कहां है, हरियाणा के अंदर में गोरखपुर एक नाम की एक जगह है, वहां पर नया पहला नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट लगाया जाएगा। According to Minister of State for Science and Technology and Earth Sciences, North India's first nuclear plant will be in Gorakhpur, हरियाणा। ठीक है, ठीक है, प्लीज याद रखिए, जिसके अंदर में आप न्यूक्लियर कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसलिए क्या है 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की अप्रूवल दिया गया है। और ये नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ इंडिया में पहला, क्या है, पहला। तो प्लीज याद रखिए, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, यहाँ पर 2 यूनिट रहेंगी। और मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम धीरे धीरे किसकी तरफ में जा रहे हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। हम जाना चाह रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ में, जहां पर हम कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं, उसका यूजेज भी हम कम करना चाहते हैं। ठीक है, चले अगला है शिव सृष्टि। अब इस चीज को आप समझिए कि ये किससे रिलेटेड है, शिवाजी से रिलेटेड है, महाराज शिवाजी से रिलेटेड है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी से रिलेटेड है। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है आपके, और जो कोऑपरेशन के मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, फर्स्ट फेज। ठीक है, इसमें 4 फेजेज हैं, उसमें से पहले फर्स्ट फेज का उद्घाटन किया है शिव सृष्टि। ठीक है, थीम बेस्ड पार्क है, और ये शिवाजी महाराज जी के ऊपर में, उनकी लाइफ के ऊपर में है। कब किया है, 19 फरवरी को, जब उनकी शिव जी की जो जयंती है, शिवाजी महाराज जी की जयंती है पुणे में, वहां पर इसका उद्घाटन किया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, शिवाजी महाराज जी के लाइफ के ऊपर में डेडिकेटेड ये पूरा क्या 31 एकड़ का प्लॉट है, और यहाँ पर मतलब हिस्टोरिकल थीम पार्क बनाया जाएगा, बिगेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट। ठीक है, पुणे के अंदर में। तो प्लीज मतलब नोट कर लीजिएगा, कभी पूछ ले। ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क, जिसको हम अनुभूति इंक्लूसिव पार्क भी बोलते हैं, वो कहां पर है। तो ये नागपुर के अंदर में, क्या है, नागपुर के अंदर में। तो अगर देखिए जैसे इसके अंदर में क्या क्या चीज होंगी, नागपुर के अंदर में सबसे पहली बात तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क कहां पर, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। ये किससे रिलेटेड, दिव्यांग। ठीक है, कहां पर, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर में। तो इसकी खास बात क्या रहने वाली है, इस पार्क के अंदर में जो 21 टाइप की डिसेबिलिटीज होती हैं, उन सभी के लिए फैसिलिटीज रहेंगी। आपके टच एंड स्मेल गार्डन, वाटर थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, सारी चीजें इसके अंदर में रहने वाली हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो उसके लिए वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पार्क ये बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसके अंदर में आप एक और चीज याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट इन 2016 ये ऐसा पास किया था, जिसके अंदर में अच्छा एक और चीज, जो डिसेबल, उनको हम क्या दिव्यांग जन के रूप में भी जानते हैं, क्या दिव्यांग जन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, चलें इसी स्कीम के तहत में कई सारे दिव्यांग पार्क साउथ इंडिया में भी, कई सारे दिव्यांग पार्क मध्य प्रदेश में बनाए गए, और अब सबसे बड़ा पार्क कहां पर, आपके महाराष्ट्र के अंदर में, नागपुर में। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लें, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और ये किससे रिलेटेड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड, दिव्यांगजन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। तो सीधा सिंपल सा पूछ ले, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहां पर है, प्लेसेस इन न्यूज आ जाए तो पिंजौर के अंदर में। कहां पर है, पिंजौर के अंदर में। तो ये किस लिए बनाया गया था, ये वल्चर के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था, उनकी ब्रीडिंग के सेंटर के रूप में बनाया गया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं एक दौर ऐसा आया था कि डिक्लोफेनाक दवाई के कारण में बहुत सारे जो वल्चर्स थे उनकी क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी, बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भाई ऐसे डेथ क्यों हो रही है, ये हमने मतलब अगर देखा जाए तो
अब नाम भी हैं इंडिया का जिप्स स्पीसीज ऑफ वल्चर, ओरिएंटल वाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, ये सब के सब हैं। तो ये बनाया गया था, इसीलिए बनाया गया था, और यहाँ पर फिर कंजर्वेशन किया जाए और फिर उनकी ब्रीडिंग की जाए। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस सेंटर का? आर टू स्टैब्लिश अ फाउंडर पॉपुलेशन ऑफ 25 पेयर्स ऑफ ईच ऑफ द 3 स्पीशीज, ये टारगेट लिया गया था। और वल्चर को आप सभी जानते हैं कि प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, गवर्नमेंट बहुत सारी क्या कर रही है, स्कीम्स चला रही है। नेक्स्ट है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, एक्सरसाइज दुस्तलिक किसके साथ होती है? तो कंट्री का नाम आपको पता होना चाहिए, उज्बेकिस्तान आर्मी के साथ में हम एक्सरसाइज दुस्तलिक कर रहे हैं। कहाँ पर हुई है? पिथौरागढ़, उत्तराखंड के अंदर में। अब आपको क्या है, जैसे देखिए उज्बेकिस्तान न्यूज में है, तो उज्बेकिस्तान से रिलेटेड क्या करिए, इसकी बॉर्डर कहाँ कहाँ लगती है, क्या इसकी बॉर्डर कैस्पियन सी में लगती है या नहीं लगती, क्या डेड सी के साथ लगती है या नहीं लगती, चाइना के साथ लगती है या नहीं लगती, उज्बेकिस्तान क्या एससीओ का मेंबर है या नहीं है, क्या आईएनएसटीसी का मेंबर है या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस भी क्या करिए, प्रिपेयर करके रखिए। मतलब देखिए, अपने आप को जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, ओपन रखेंगे, जितना ज्यादा आप अवेयर होंगे, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एडिशन इसका जो हुआ था नवंबर 2019 में हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, चलें नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे डायरेक्ट कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, द यूनियन होम मिनिस्टर ने, अब एक और चीज, अब देखिए इसमें इतना ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ये आपको फैक्ट मिल गया। अब इसमें बहुत सारी चीजें क्या है डिस्कस की। मदर लैंग्वेज, अब आप सभी जानते हैं कि इस समय इंडिया के अंदर में लैंग्वेज को लेकर बहुत बड़े क्या है, कंसर्न चल रहे हैं इस समय। इस समय जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो भी कह रही है कि लैंग्वेज के लेवल पर क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर में बहुत सारे तरीके से क्या है आरोप लगते रहते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोशिश कर रही है कि हिंदी लैंग्वेज को पैन इंडिया फैलाया जाए, और ये गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, हम पैन इंडिया जो मदर लैंग्वेज है उसको फैलाना चाह रहे हैं, इंडिजिनस लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि क्या नाम है, ये कहा जाता है कि मदर टंग के अंदर में क्या मिले, एजुकेशन मिलनी चाहिए काफी कम समय तक। इवन काफी सारे लोग तो कहते हैं कि हायर एजुकेशन में भी हमें क्या है, मदर टंग में एजुकेशन मिलनी चाहिए। इवन इससे आप एक और चीज करेंगे कि हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये प्लीज पॉइंट नोट करिए, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई भी नहीं है। तो मतलब ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। तो ये इंटरनेशनल मदर डे लैंग्वेज कौन सेलिब्रेट करता है, कब से सेलिब्रेट हो रहा है, ये चीज पढ़ लीजिएगा। तो हर साल यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनेस्को के रूप में से जानते हैं, वो सेलिब्रेट करता है 21 फरवरी को एज ए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में, जहां पर आप मदर टंग को क्या है, प्रमोट करना चाह रहे हैं, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, इसको जो ये अप्रूव, मतलब किसने इसके अंदर में कहा था, किसने इसके बारे में आइडिया दिया था, तो ये इनिशिएटिव ऑफ बांग्लादेश, ये इनिशिएटिव था। जैसे आप देखेंगे मिलेट से रिलेटेड भारत ने काफी कुछ क्या किया, आगे की तरफ लेके गए। तो ये जो सेलिब्रेट करने का आइडिया था वो किसका इनिशिएटिव था, बांग्लादेश का था 1999 के अंदर में, और यूनेस्को ने इसको क्या किया था, अप्रूवल दिया था। ठीक है, क्लियर। और इस बार का थीम क्या है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर एजुकेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना एजुकेशन को। और अभी अगर आप आइडिया लें तो ये देखिए एक इन्फॉर्मेशन है कि एटलीस्ट 43% ऑफ एस्टिमेटेड 6000 स्पोकन इन वर्ल्ड आर इंडेंजर्ड, यानी कि धीरे धीरे, अब आपको सोचिए ना, हम पशुओं की बात करते हैं, पक्षियों की बात करते हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हम क्लीन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे ही कल्चर, ऐसे ही लैंग्वेज, उसको भी प्रिजर्व करने की बात की जाती है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो इसीलिए इंडिजिनस लैंग्वेज, मदर्स लैंग्वेज, इन सब चीजों को क्या है, आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। अब इसके अंदर में फैक्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, महेंद्र कुमार मिश्रा जी जो उड़ीसा से है, एमिनेंट लिंग्विस्ट हैं। ठीक है, उनको नॉमिनेट किया गया है फॉर यूनेस्कोज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 के लिए, इसलिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। तो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे हम कब मनाते हैं, हम मनाते हैं 20 फरवरी को मनाते हैं। तो याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी ये सेलिब्रेट करता है। ठीक है, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमने दिव्यांग जन से रिलेटेड अभी पढ़ ही लिया सब कुछ हमने पीछे। तो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे क्या है, 26 नवंबर 2007 को क्या है, अडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा, जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया। 20 फरवरी को हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे एनुअली वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, 10 जून 2008 को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यूनानिमसली क्या किया, अडॉप्ट किया ILO डिक्लेरेशन ऑन सोशल जस्टिस फॉर फेयर
ग्लोबलाइजेशन। तो प्लीज़ याद रखिएगा। और आईएलओ के तो हम कितने समय से क्या है, हिस्सा हैं। आईएलओ भी इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में आता रहता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 के अंदर, 1919 के अंदर में, 1919 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हम शेयर करते रहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में। तो इस बार की थीम क्या है? ओवरकमिंग द बैरियर एंड अनलेशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल जस्टिस, सोशल इनजस्टिस के बारे में लोगों को बताना, उनको क्या करना, उस जो सोशल इनजस्टिस है उसके बारे में लोगों के अंदर में जागरूकता लाना, उसके अगेंस्ट में वॉइस बन के कैसे आ गए हैं उसके बारे में बात करना, डिस्क्रिमिनेशन को कैसे खत्म करना, फिजिकल हो, जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, सभी को चीज़ों को कैसे खत्म करना है। तो आज के सेशन में मतलब पीआईबी का जो 3rd वीक का जो एनालिसिस है उसमें इतना ही है। इसके बाद में मैं 4th वीक का लेकर आऊँगा, फिर मार्च 1st एंड 2nd, प्लस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ें, बहुत कुछ पाइपलाइन है, बहुत कुछ चीज़ें होने वाली हैं। आप इसी तरीके से बने रहिए। एंड जो मैंने इन्फॉर्मेशन ये आपके साथ शेयर करी है, बैच 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एडमिशन बहुत जल्द क्या होने वाला है, क्लोज होने वाला है। लेकिन कोड क्या यूज़ करना है? PRT लाइव। आपको PDF यहाँ मिलेगी, आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।